जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आज हम हिंदी के वर्ण पर चर्चा करेंगे। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि को अक्षर कहते हैं। न क्षरतीति अक्षरः। जिसका क्षरण ना हो उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर के ही उच्चरित या श्रुत रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। जो क्षर न हो, छार छार न हो, उसे अक्षर कहते हैं। जैसे अ, ई, व, च, क आदि। पानी शब्द की दो ध्वनियां हैं, पा और नी। इसके भी चार खंड हैं, प, आ, न, ई। इसके बाद इन चार ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये मूल ध्वनियां वर्ण या अक्षर हैं। संक्षेप में, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। स्पष्ट है कि वर्ण और उच्चारण का बड़ा ही गहरा संबंध है। एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मूलतः हिंदी में 46 वर्ण हैं और वर्णों के क्रमशः समूह का जो उच्चारण है, उच्चारण समूह है जो, उसको हम अल्फ़ाबेट या वर्णमाला कहते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, अड़। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। अंतःस्थ। अंतःस्थ किसे कहते हैं? य, र, ल, व अंतःस्थ है। और ऊष्म श, श, स, ह ऊष्म ध्वनियां हो गई। अनुस्वार। अनुस्वार जो एक बिंदु होता है। और विसर्ग जान ही रहे, जो दो डॉट होता है, दो बिंदु होता है। वर्णों का वर्गीकरण। दरअसल हम थोड़ा सा ध्यान दें। अंग, इय, ड़, न, म। इन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन तो कहते ही हैं, इन्हें हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। अंग, इय, ड़, न, म। और क, ख, ग, घ, ङ क वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ च वर्ग। ऐसे ही क, च, ट, त, प। ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इस तरह से यह उच्चारण किया जाता है, समझने के लिए कि एक वर्ग में 5 हैं। अच्छा, उच्चारण के दो प्रमुख तत्व, स्वर और व्यंजन। वर्णों के निर्माण में इन दोनों का योग रहता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के उत्पन्न होता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ये सभी स्वतंत्र हैं, स्वयं राजन्ते, यह स्वयं विराजमान होते हैं, सुशोभित होते हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख एवं नासिका से निर्बाध रूप से निकलती है। ध्यान रहे, स्वर ध्वनि के उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख एवं नासिका से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री और दीर्घ स्वर आ, ई, उ। संयुक्त दीर्घ स्वर, ध्यान रहे, संयुक्त दीर्घ स्वर है ए, ऐ, ओ, औ। कुछ लोग री और री को भी मूल स्वरों में गिनते हैं, लेकिन हिंदी में अब इनका प्रायः प्रयोग नहीं होता, तो विलुप्त से हो गए हैं।
फिर है री की भी अपनी सीमा रह गई है। संस्कृत में री का प्रयोग बहुत अधिक होता है, किंतु हिंदी में भी अन्य भारतीय भाषाओं में इनका व्यवहार लगभग नगण्य है। और अंग्रेजी प्रधान जो इस समय हमारी बोली भाषा है उसमें अब तो रा पर भी छोटी की मात्रा लगाकर लोग लगा दे रहे हैं, लगभग लुप्त होने के कगार पर है। अगर हम लिखित रूप में इसे सही सही इस्तेमाल नहीं किए तो खतरा तो है ही। फिर भी एक सीमा के अंदर हिंदी में री का प्रयोग री की तरह चल रहा है। ऋग्वेद, ऋषि, ऋतंभरा आदि, इसमें व्यंजन और स्वर का योग है। हर वर्ण के उच्चारण में कुछ न कुछ समय और जोर लगता है। इस समय और जोर को ही मात्रा कहते हैं। इस समय और जोर को ही मात्रा कहते हैं। मात्राएं 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व से दीर्घ में दूना और प्लुत में तिगुना समय और जोर लगता है। प्लुत संस्कृत में चलता था, हिंदी में नहीं चलता। मात्राएं स्वरों की ही होती हैं, व्यंजन की नहीं, क्योंकि व्यंजन तो स्वरों के सहारे ही बोले जाते हैं। जब स्वर व्यंजन में लगते हैं तब उनका प्रकार, उनका रूप निखरता है। आ आ ई उ ए ऐ ओ औ तक। स्वरों के व्यंजन में मिलने के इन रूपों को भी मात्रा कहते हैं, क्योंकि मात्राएं तो स्वरों की ही होती हैं। छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। ह्रस्व स्वर अ ई उ री और दीर्घ स्वर आ ई उ ओ औ आदि आते हैं। अच्छा, प्लुत में है तो ह्रस्व से तिगुने उच्चारण को प्लुत कहते हैं। अनुनासिक, हिंदी में अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, इनकी चर्चा होती है। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक, निरनुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन हैं जो स्वर के बाद स्वतंत्र स्वर के रूप में आते हैं। अनुनासिक में ऐसे स्वरों का जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा, ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। उच्चारण में लघुता रहती है समय में। अनुस्वार, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अंगूर, अंगद, कंकड़। निरनुनासिक, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं, जैसे इधर उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। विसर्ग, अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका बहुत व्यवहार है, हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है। फिर भी मनः कामना, पयः पान और तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका उपयोग होता है। अनुस्वार और विसर्ग, ध्यान रहे, ना तो ये स्वर है ना व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है। ये स्वर नहीं है, ये व्यंजनों की तरह हैं। ये स्वरों के पूर्व नहीं, बाद में आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं है। ये स्वर नहीं है क्योंकि ये पहले नहीं आते। ये व्यंजन नहीं है क्योंकि ये बाद में आते हैं। अब फिर क्या है? इसीलिए इन दोनों ध्वनियों को आयोगवाह कहते हैं। किसको आयोगवाह कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को। अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह कहते हैं। व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हर एक व्यंजन उच्चारण में आ ध्वनि छिपी रहती है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। क धन अ बराबर क, ख धन अ बराबर ख। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इनकी कई श्रेणियां हैं। पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतःस्थ, तीसरा है ऊष्म। अभी चर्चा हुई थी। ये 5 वर्ग कौन से हैं? क, च, ट, त, प। ये सब क्या हैं? ये सब स्पर्श व्यंजन हैं, क ख ग घ ng से लेकर के प फ ब भ म तक। और फिर अब होता यह है कि ये कंठ, तालु, क वर्ग क ख ग घ ng, हम उच्चारण करके देखें तो हमें समझ में आएगा। क ख ग घ ng ये कंठ से उच्चरित होते हैं। च छ ज झ य ये तालु से उच्चरित होते हैं। ट ठ ड ढ अड़ ये मूर्धा से उच्चरित होते हैं। त थ द ध न ये दंत से उच्चरित होते हैं।
प, फ, ब, भ, म ये ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। ये सब स्पर्श से उच्चरित होते हैं, अर्थात ये कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त हैं। इस जाति के 5 व्यंजनों के 5 वर्ग बना लिए गए हैं, क, च, ट, त, प। अब आगे हम चले। अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, जितना स्पर्श होगा, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः ये चारों अंतःस्थ व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं। य, र, ल, व को आप अंतःस्थ व्यंजन और अर्ध स्वर कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है और ऊष्म वायु से होता है, इसलिए ये 4 हैं, श, श, स, ह। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद हैं। वायु प्रक्षेप मतलब वायु जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, जिनके उच्चारण में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श वर्णों के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण है। क, ग, अंग, च, ज, इय, ट, ड, अड़, त, द, न, प, ब, म। अंतःस्थ य, र, ल, व भी अल्प प्राण ही हैं। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है। जैसे ख जब हम बोलते हैं, घ, छ, झ, तो लगता है कुछ ह ध्वनि उच्चरित हो रही है अंत में। ध्यान दिया जाए तो स्पर्श वर्णों के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण हैं। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, ख, स, ह सब में। संक्षेप में अल्प प्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राणों में प्राणवायु का अधिक श्रम पूर्वक उपयोग करना पड़ता है। प्राण मतलब श्वास, प्राणवायु श्वास जैसे हम लेते हैं। जब नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर झंकृत होती हैं, वे घोष, और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं रहती, वे अघोष कही जाती हैं। अब वे घोष जिनमें ऐसी झंकृति नहीं रहती, वे अघोष कहलाते हैं। तो घोष में केवल नाद का उपयोग होता है, जबकि अघोष में केवल श्वास का। उदाहरण के लिए अघोष वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स। घोष वर्ण जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, हम बहुत ज़्यादा हमारा जो गला है वो पूरी तरह से खुलता नहीं, जो गलबिल है उसे बहुत खुलने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, घोष वर्णों में क्या है? स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक व्यंजन का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण सारे स्वर वर्ण और य, र, ल, व, ह आते हैं घोष वर्ण में। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण नासिका से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं या पंचमाक्षर कहलाते हैं। अंग, य, र, न, म। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे हल कहते हैं। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे हल कहते हैं। हल लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है और व्यंजन आधा है। जैसे क व्यंजन वर्ण है, इसमें अ स्वर वर्ण की ध्वनि छिपी हुई है। यदि हम इस ध्वनि को बिल्कुल अलग कर देना चाहें तो क, ख, ग, च, जैसे इसके उच्चरित होने में भी कहीं ना कहीं से हिचकिचाहट रहेगी, पूरा उच्चारण भी नहीं हो पाएगा, और इसको फिर क्या करेंगे, हम हलंत लगा देंगे। इसलिए ये क्या होते हैं, ऐसी स्थिति में व्यंजनों का रूप जो रहता है वो स्वर रहित होता है। अच्छा, हिंदी वर्णमाला में 5 नए व्यंजन आए हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, जिसको हम ज्ञ बोलते हैं, ड़ और ढ जोड़े गए हैं, किंतु इनमें प्रथम 3 स्वतंत्र न होकर संयुक्त व्यंजन हैं।
ये प्रथम तीन स्वतंत्र नहीं हैं, ये संयुक्त व्यंजन हैं। इनका खंड हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे? क और मूर्धन्य श मिल करके क्ष हुआ है, इसलिए हम कक्षा बोलते हैं, कक्षा नहीं बोलते। कक्षा। त र मिल करके त्र हुआ है। ज य मिल करके ज्ञ या ज्ञ हुआ है। तो क्ष, त्र और ज्ञ की गिनती स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती। क्ष, त्र, ज्ञ की गिनती स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती। ये क्या कहे जाते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ। अतः क्ष, त्र, ज्ञ की गिनती स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती। ढ और ढ के नीचे बिंदु लगाकर दो नए अक्षर बनाए गए, जैसे कड़ाही, ठीक है, बढ़ा। तो जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो ड और ढ के नीचे बिंदु लगा देते हैं। हिंदी में इनका उपयोग अधिक होता है। इतना ही नहीं, हिंदी में अरबी फारसी की ध्वनियों को भी अपनाने की चेष्टा हुई है। व्यंजनों के नीचे बिंदु लगाकर, जिसे नुक्ता कहते हैं, इस नई विदेशी ध्वनियों को सुरक्षित रखने की चेष्टा की गई है। जैसे कलम, खैर, ज़रूरत,